हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का 12th चैप्टर विद्युत फिजिक्स साइंस के अंदर ये चैप्टर है आपके। तो इस विद्युत चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आज इस विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या होता है। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंटर सेट कर लेता हूँ, उसको आपसे समझाने के लिए आसानी रहेगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत क्या होता है। विद्युत चैप्टर क्या है, विद्युत क्या होता है। आवेश आवेश परमाणु आवेश का मूल कण होता है, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। ओके, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, वो जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब दो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दूर ही जाएंगे, और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी दूर जाएंगे। ठीक है, और ऑपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव दोनों पास पास में ही आएंगे, मतलब विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। कूलाम आवेश का ऐसा मात्रक है। कूलाम क्या है, आवेश का एक ऐसा ही मात्रक है। कूलाम आवेश का ऐसा ही मात्रक है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों पर होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश होता है एक कूलाम आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, वो कौन से मतलब चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं Q बराबर N ही होता है। ठीक है, Q बराबर N ही होता है। तो ये क्या है कि आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का एक छोटा सा सूत्र है, जहाँ Q कुल आवेश है, N इंटीजर नंबर है, पूर्णांक नंबर है, और E इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो क्या आता है हमारे पास देखने को मिलता है। यहाँ पे एक मैं पॉइंटर ही रख लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश, विद्युत आवेश, यहाँ पे अब बात करते हैं आगे की। विद्युत धारा का सूत्र क्या मिल जाएगा हमारे पास, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा T। तो मतलब I का मान निकालना है तो कितने आवेश हैं और कितने समय में है। तो आवेश में समय का भाग दे दीजिए तो आपको धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो धारा का ऐसा ही मात्रक हमें क्या मिलता है, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। तो 1 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मिली का मतलब आप जानते हैं कि 10⁻³ होता है। तो 1 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर क्या हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो अमीटर क्या होता है, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है ओम्स के नियम में। तो प्रतिरोध कम होता है तो उसमें से धारा अधिक बहती है, और उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग जाता है, तो पॉजिटिव के पास हो जाता है। तो विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था तो इलेक्ट्रॉनों में कोई जानकारी थी, तो विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया था। इलेक्ट्रॉन के साथ माना गया था तो धनावेशों का प्रवाह माना गया था। तो विभवांतर क्या होता है, अब विभवांतर क्या होता है कि दो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य कितना होगा, V बराबर W बट्टा थीटा, जिसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। वर्क डन हो गया। एक आवेश, एकांक आवेश को दूसरे बिंदु से लाने तक किया गया कार्य। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है। मतलब आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य किया। ठीक है, तो वो उसका विभवांतर कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम की घात -1। ठीक है, अब वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर पढ़ लिया धारा को मापने के लिए। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर को मापने की युक्ति जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा श्रेणी नहीं पार्श्व क्रम में जुड़ता है।
सीरीज में नहीं जुड़ेगा कभी भी, ये पैरेलली एडिशन होता है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर मानने की युक्ति होती है, जिससे वोल्ट मीटर में विभवांतर का मापन किया जाता है, और ये हमेशा किस क्रम में जुड़ता है, पार्श्व क्रम में जुड़ता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रतीक ये वाला होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, सेल एक सरल युक्ति जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे आप घड़ी में सेल यूज लगता है, तो ये क्या है, एक युक्ति है जिसके विभवांतर को बनाए रखती है कि उसके बीच का विभवांतर कितना होगा। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है, मतलब हाई से लो की ओर आएगा। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह किस तरफ होगा, हाई विभवांतर से लोअर की ओर होगा। तो विद्युत परिपथ में कुछ प्रतीक होते हैं, तो सेल को किस प्रकार यूज किया जाता है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सेल का यूज किस टाइप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो सेल का यूज किस टाइप होगा, सेल को इस टाइप से ऐड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये प्रतीक होता है सेल का। ठीक है, अब बैटरी तथा सेलों के संयोजन को इस टाइप से जोड़ा जाता है। ये आपको स्विच का इस टाइप का दिखेगा, ये स्विच का दिख रहा है। अब ये किसका होगा, ऑफ स्विच। पहले वाला क्या था, ओपन स्विच। अब ये पॉइंट है, जॉइनिंग है, कनेक्शन है, तो ये जॉइंट बिंदु हो गया, इसको क्या बोलते हैं, संधि बिंदु, तार संधि। ठीक है, अब ये है कि ये क्रॉस करके नहीं जा रहा है, ऊपर से निकल के जा रहा है, तो ये कौन सा है, संधित तो नहीं है लेकिन तार क्रॉसिंग है। ठीक है, ये बल्ब का साइन है, इस टाइप का बनाया जाता है। प्रतिरोधक को इस टाइप से बनाया जाता है, रेजिस्टेंस को इस टाइप से बनाया जाता है, ये देख सकते हैं आप। अब उसके बाद बात आती है प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, धारा रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको इस टाइप से एरो के द्वारा बनाया जाता है। ये अमीटर का साइन ए आ गया और ये वोल्ट मीटर का साइन वी आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओम्स के नियम की। ठीक है, तो ओम्स का नियम सिंपल सा है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के या उसके तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखो क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो R आ जाएगा, V बराबर IR। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, सूत्र आ गया V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR। ठीक है, तो इसके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमको ग्राफ इस टाइप का देखने का मिलता है, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, R एक नियतांक है, ये देखिए R हमने कांस्टेंट लिया अभी जो सॉल्व किया उसके अंदर, तो R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा के हमेशा, आप 12th क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये प्रैक्टिकल के टाइम में दिखेगा कि एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे आपको मिलती है। अब प्रतिरोध क्या होता है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मतलब चालक का वह गुण जो धारा को जाने से रोकता है। जिसका प्रतिरोध कम होता है वो सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो उस वहाँ से धारा का प्रवाह कम होता है, तो ये उस धारा का विरोध करता है हमेशा। तो इसका मात्रक दिया गया है ओम, क्योंकि ये नियम ओम ने दिया था तो उसका मात्रक का नाम भी ओम रख दिया गया। अब 1 ओम बराबर क्या होगा, तो R बराबर क्या होगा, V अपॉन I। V का क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर धारा का मात्रक। तो 1 ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, धारा नियंत्रक क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक करते हैं। मतलब अब या तो आप एक कांस्टेंट लगा लीजिए, प्रतिरोध का मान फिक्स कर दीजिए। यदि आपको परिपथ के अंदर उस प्रतिरोध का मान को चेंज करना है तो उसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा, जिससे जिस हिसाब से उसको आप स्क्रॉल करेंगे तो उस हिसाब से उसका प्रतिरोध चेंज होता रहता है। तो उसको धारा नियंत्रक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अब प्रतिरोध को बढ़ाने और घटाने से हम क्या चेंज कर रहे हैं, करंट। क्योंकि करंट क्या है, धारा, प्रतिरोध क्या है, करंट को कम या ज़्यादा करता है, तो उसके लिए धारा नियंत्रक क्या हो गया। ठीक है, ये वे कारक है जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, जितना लंबा होगा उसके ऊपर प्रतिरोध डिपेंड करेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
जितना पतला तार होगा, जितना पतला तार होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, तापमान के समानुपाती तो टेम्परेचर के साथ प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो किस मेटल का बना हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब क्यूब में से जो निकल रहा है 1 मीटर के क्यूब में से मतलब धारा का गुजर रही है, तो उस प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो वह प्रतिरोधकता कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। क्या है कि प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ बदलती है। ठीक है, धातु व मिश्र धातुओं का प्रतिरोध परिसर लगभग 10⁻⁸ से 10⁻⁶ गुलाम मीटर के ओम मीटर के के बराबर लगभग होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र उपदहन नहीं होता, अंततः इनको तापमान युक्तियों में प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु को तापमान युक्तियों के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली। तांबा व एल्यूमिनियम विद्युत संचरण के लिए, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, क्योंकि इसीलिए सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम के वायर आप रोड पे देखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सस्ता भी मिलता है तो इसलिए एल्यूमिनियम के वायर यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे है कि रेजिस्टेंस को श्रेणी और मतलब सीरीज और पैरेलल में कैसे एडिशन किया जाता है, कैसे उसको मतलब 3 प्रतिरोध दे दिए आपको कि सीरीज में कनेक्ट कीजिए, फिर उसकी करंट निकालिए, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है। यहाँ पे इन्होंने वो किया नहीं है, हाँ किया हुआ है, डेरिवेशन मैंने इसमें लिखा है पूरा। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध हमेशा कंप्लीटली ऐड हो जाते हैं, R1 + R2 + R3 हो जाएगा, पर इनको निकालेंगे कैसे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो सबसे पहले मतलब ये है, आपके पास ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो कुल विभवांतर कितना होगा, मतलब इस R1 रजिस्टेंस है, R2 रजिस्टेंस है, R3 रजिस्टेंस है, तो इन तीनों के बीच में प्रतिरोध कितना होगा, तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये R1 है आपके पास, R2 भी है, R3 भी है। ठीक है, तो R1 में विभवांतर मान लिया V1 है, R2 पे मान लिया V2 है और R3 पे मान लिया V3 है। ये आपको देखने को मिल गया। तो R1, R2 और R3 परिपथ एक ही है, लूप एक ही है, तो धारा का मान समान होगा। तो V = IR हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V = V1 + V2 कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR2, V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR3। ठीक है, तो V1 + V2 + V3 को तो जोड़ लेंगे तीनों को, तो IR1 + IR2 + IR3 मिल जाएगा। वहाँ से I को कॉमन ले लीजिए, तो R1 + R2 R3 आ जाएगा, और वहाँ पे आ जाएगा V1 + V2 + V3। ठीक है, तो V1 + V2 + V3 बराबर किसके हैं, V के। तो V का सूत्र क्या होता है, V = IR। तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनली एक सूत्र आ जाएगा, R = R1 + R2 + R3। ये हमारे पास सूत्र आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेज नंबर दिखाई दे रहा है आपको 142, विज्ञान कक्षा 10। तो ये मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग चैप्टर के हैं, तो सीरीज से चैप्टर चल रहे हैं, तो इसी हिसाब से ये चैप्टर मैंने पिक किया है, तो आपको पेज नंबर उसी हिसाब से दिख रहे हैं। आप ऐसा ना समझें कि मैंने कहीं से डाउनलोड मटेरियल करके बना लिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो पार्श्व क्रम में कैसे होगा। यहाँ पे अब करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, इस लूप 3 लूप बन गए, ये 1 2 और 3, R1 R2 R3। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = I1 + I2 + I3। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होती है, V/R। तो विभवांतर तो यहाँ पे समान है सबके लिए, ठीक है, क्योंकि एक ही नोड से सब जुड़े हुए हैं। तो V/R1 + V/R2 + V/R3। तो V ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनके लाभ और ये क्या है कि किससे इसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है, परिपथ टूट जाता है, तो कोई भी अवयव काम नहीं करता। सीरीज में से कोई भी एक तार ब्रेक हो जाएगा तो वो सीरीज डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो पैरेलल में कनेक्शन होगा, पैरेलल में एक वायर कट हो गया तो बाकी के जो पैरेलल वायर है वो तो वर्किंग में है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ज़्यादातर यूज़ पैरेलल वाला किया जाता है, सीरीज में नहीं किया जाता है। सीरीज में कहीं से भी एक कट भी लग गया तो आपका पूरा कनेक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, तो इसके लिए अलग अलग जोड़ा जाता है। तो अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि पार्श्वक्रम में धारा एक जैसी रहती है, क्योंकि करंट भी सबके लिए एक है। अब किसी को 5 एम्पियर मिली एम्पियर की करंट चाहिए, किसी को 1 एम्पियर की करंट चाहिए, तो श्रेणी सीरीज में तो उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको किसको यूज़ करना पड़ेगा, पैरेलल के लिए। और पैरेलल के लिए पार्श्वक्रम का भी संयुक्त प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि वो अपॉन में फॉर्मूले में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका तापीय प्रभाव क्या होता है और इसका क्या होता है, हम ये पार्ट अभी पढ़ लेते हैं सिंपल सा। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, मतलब हाई रेजिस्टेंस का है, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब ऊर्जा क्या है, शक्ति इंटू समय, H इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर क्या होगा, V इंटू आई, तो H बराबर VIT, और V को क्या लिख सकते हैं, IR। तो H की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास, H की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, H की वैल्यू क्या हो गई, V को लिख सकते हैं यहाँ पे IR, तो ये I स्क्वायर R बन गया। और P बराबर क्या होता है, VI वोल्टेज इंटू आई, और V बराबर IR, तो ऊष्मा हो गई हमारे पास ये। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो उत्पन्न ऊर्जा हमारे पास मिल गई I स्क्वायर RT। कभी हमको पावर निकालनी हो, पावर क्या होता है, I स्क्वायर R, और ऊष्मा निकालनी हो तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कितने टाइम में पावर कितना कंज्यूम होता है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। करंट से क्या होगा, करंट फ्लो होगी तो कुछ न कुछ पावर हीट होगी, तो हीट से वायर भी कभी कभी देखने के आप जल जाते हैं। ठीक, तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि पावर के स्क्वायर के होती है। प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है, तो विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले कुछ समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा आपको देख सकते हैं। अब ये कंप्यूटर मोबाइल आदि में होता है, क्यों होता है, इसका गलनांक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी आप ये स्कूल में पढ़ाते हैं आपको, तो यहाँ पे 2 से 3 दिन तक ये चैप्टर चलता है, क्योंकि आपको वहाँ पे नोट्स लिखने होते हैं। यहाँ पे मैंने पूरे नोट्स बना के दे दिए। आप इस PDF को मेरे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है, वीडियो को ही डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।